प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम केन्स के रोजगार और प्रभावी मांग के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ई लेक्चर दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में हम केन्स के रोजगार और प्रभावी मांग के सिद्धांत के एएसएफ और एडीएफ दो तत्वों को लेंगे और उसके चित्र की सहायता से हम प्रभावपूर्ण मांग को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरे भाग में केन्स के संपूर्ण रोजगार के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको केन्स के संक्षिप्त परिचय के बारे में एक ई लेक्चर दिया था और उसके बाद मैंने प्रतिष्ठित सिद्धांत और उसके समर्थन और विरोध में केन्स द्वारा किए गए बातों के बारे में विस्तार से बताया था। आज इस ई व्याख्यान उन्हीं दो पूर्व में दिए गए लेक्चर के प्रतिपूरक हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है और प्रतिष्ठित सिद्धांत दीर्घकालीन संतुलन की बात करता है, जिसमें वह मुक्त अर्थव्यवस्था और सरकारी अहस्तक्षेप नीति की बात करते हैं, जिसमें पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा कर देती है और बाजार की शक्तियां ही सब कुछ तय करती है। वस्तु की कीमत का निर्धारण, वस्तु की पूर्ति का निर्धारण, वस्तु की मांग का निर्धारण, सारी चीज़ें बाजार की शक्तियों द्वारा ही संतुलित होती है और दीर्घकाल में सब कुछ साम्य की स्थिति में आ जाता है। अल्पकाल में भले ही कभी असंतुलन की स्थिति पैदा रहती हो। जब संतुलन की स्थिति होती है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। लेकिन केन्स 1930 की महान मंदी के बाद ये कहने लगे कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, हम अल्पकाल के बारे में बात करना चाहते हैं। और जो 1930 की महान मंदी है, इस तरह की मंदी जब विश्व में छा जाती है तो उसका उपाय क्या होना चाहिए? हमें तो आज उपाय चाहिए, दीर्घकाल में क्या होगा किसने देखा है। इसलिए जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें किस प्रकार से, कौन सी नीतियों के द्वारा इन परिस्थितियों से उबरा जा सके और आर्थिक मंदी को दूर किया जा सके। 1936 में केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लिखी। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि 1936 तक आते आते 1930 की जो महान मंदी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी और मंदी से अनेक देश उबर चुके थे। लेकिन केन्स की यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और बाद के वर्षों से लेकर अब तक केन्स के अनेक विचार, अनेक सिद्धांत आज भी हूबहू अपनाए जाते हैं। और ख़ास करके जिसकी बात मैंने घाटे की वित्त व्यवस्था की बात कही थी और सरकारी खर्च की बात कही थी, सरकारी हस्तक्षेप की बात कही थी, वो तो निरंतर तब से लेकर अब तक, चाहे लोकतंत्रात्मक सरकारें हो या कोई और शासन तंत्र हो, सभी में अपनाया जाता है। और बजट जब बनाया जाता है तो उसको अतिरेक की बजाय घाटे के बजट बनाया जाता है और उस घाटे की पूर्ति के अनेक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें लीफ रेकिंग हो सकती है या फिर जो सरकार का केंद्रीय बैंक के पास में उधार पहले से पड़ा है, उस सरप्लस पड़ा है, उससे लिया जा सके, या फिर अंत में जब लीफ रेकिंग भी नहीं हो, यानी कि स्मॉल सेविंग्स भी नहीं हो और उनको पहले ही लिया जा चुका हो और केंद्रीय बैंक के पास में सरकार का कोई अतिरेक नहीं बचा हो, तो ऐसी स्थिति और उधार लेने की स्थिति भी नहीं हो, तो अंत में नए नोट छापकर भी उस घाटे की पूर्ति की जाए और सरकारी व्यय किया जाए। सरकारी खर्च अनिवार्य है, सरकारी निवेश अनिवार्य है, जिसकी वजह से ही अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। ऐसा केन्स का मानना था। चूँकि मंदी के दौर जब ऐसा होता है या फिर अल्पकाल की स्थिति में जो असंतुलन की स्थिति आती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अनेक सरकारें निरंतर इसका उपयोग करती जा रही है। जब हम केन्स के रोजगार और आय और उत्पादन के सिद्धांत को देखते हैं तो उसमें हमें
एक चार्ट नज़र आता है, और वो जो चार्ट है आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। कीन्स के अनुसार संपूर्ण अर्थव्यवस्था रोजगार, आय और उत्पादन पर निर्भर करती है। अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था रोजगार, आय और उत्पादन के इन तीन तत्वों पर निर्भर करती है, और ये तीनों ही तत्व आपस में अंतर संबंधित होते हैं। यानी रोजगार, आय और उत्पादन, जैसा कि कल हमने बात की थी कि यदि एक तत्व को बढ़ाते हैं तो दूसरे दोनों तत्व स्वतः ही बढ़ जाते हैं, और जब ये तीनों तत्व बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाती है या सुचारू रूप से संचालित होने लग जाती है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़ाए रखना जरूरी होता है, उत्पादन का स्तर बढ़ाए रखना जरूरी होता है, और आय सृजित होती रहनी जरूरी होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को सृजित करना या रोजगार सृजन करना महत्वपूर्ण कार्य है, और रोजगार, आय और उत्पादन, इनमें से किसी एक को भी हम बढ़ाते हैं तो तीनों स्वतः बढ़ जाते हैं, और ये तीनों ही प्रभावपूर्ण मांग के ऊपर निर्भर करते हैं। ऐसा किंज कहते हैं। किंज कहते हैं कि अर्थव्यवस्था रोजगार, आय और उत्पादन पर निर्भर करती है, और उत्पादन, आय और रोजगार तीनों ही प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड, जिसे ईडी के शॉर्ट के रूप में कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग, जिसे प्रभावी मांग या प्रभावशाली मांग भी कहा गया है, यह अपने आप में दो तत्वों पर निर्भर करती है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। और किंज कहते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग के मुख्य दो अंग है। एक है उपभोग वस्तुओं की मांग और दूसरा है विनियोग वस्तुओं की मांग। पहला उपभोग वस्तुओं की मांग यानी डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स। इसके लिए किंज कहते हैं कि यह मांग उपभोग वस्तुओं से संबंधित है और अर्थव्यवस्था में उपभोग के स्तर को प्रभावित करने वाली उन समस्त वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है जो समाज के लोगों के द्वारा उपभोग में प्रयुक्त की जाती है। और दूसरा जो मुख्य अंग है प्रभावपूर्ण मांग का, इफेक्टिव डिमांड का, वो है विनियोग वस्तुओं की मांग यानी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। इसके लिए किंज कहते हैं कि यह मांग पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में की जाती है। इस मांग के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनें, कल पुर्जे, इंजीनियरिंग का सामान आदि सम्मिलित रहता है। यानी कि किंज ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मांग दो भागों में विभाजित की जा सकती है, उपभोग वस्तुओं के लिए मांग और विनियोग वस्तुओं के लिए मांग। उपभोग वस्तुओं के लिए मांग तो उपभोग क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर करता है, और विनियोग वस्तुओं के लिए मांग जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो करता है। प्रोडक्शन सेक्टर उत्पादन के लिए विनियोग हेतु अनेक पूंजीगत वस्तुओं की मांग करता है, क्योंकि उत्पादन के लिए इनकी आवश्यकता होती है, चाहे वो मशीनें हों, कल पुर्जे हो, इंजीनियरिंग सामान हो या अन्य वस्तुएं या फिर सेवाएं। और उपभोग वस्तुएं जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा की जाती है, अर्थात हम लोगों द्वारा जो वस्तुएं उपभोग की जाती है, सेवाएं उपभोग की जाती है, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो कुछ भी हम उपभोग के लिए वस्तुएं और सेवाएं उपभोग करते हैं, उनके लिए जो मांग की जाती है वो उपभोग वस्तुओं के लिए मांग है। और ये दोनों ही प्रकार की मांग मिलकर प्रभावपूर्ण मांग को जन्म देती है। और प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड दो तत्वों पर निर्भर करती है। यदि हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना है तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को बढ़ाना होगा। यानी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यदि किंज कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है यानी अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील रखना है तो रोजगार, आय और उत्पादन सृजित होता रहना चाहिए। उत्पादन, आय और रोजगार तीनों ही प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करते हैं, और प्रभावपूर्ण मांग अपने आप में दो तत्वों पर निर्भर करती है, और वो दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, और वो है समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन। समग्र मांग फलन में किंज कहते हैं कि यह जो डिमांड साइड है यानी कि अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार की जो मांग है उस मांग की
उस मांग को समग्र मांग फलन यानी आय के विभिन्न स्तरों पर एक अनुसूची जब बनाई जाए संपूर्ण मांग की, तो वो समग्र मांग फलन कहलाएगा। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण मांग को समग्र मांग फलन, समस्त मांग फलन या समग्र मांग फलन कह सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन समग्र मांग फलन या समग्र मांग क्रिया भी कहते हैं। और दूसरा जो तत्व है वो है समग्र पूर्ति फलन, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में चाहे वो उपभोग क्षेत्र हो या फिर विनियोग क्षेत्र हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या प्रोडक्शन सेक्टर हो, जो कुछ भी मांग की जाती है वो मांग पुनः पूर्ति साइड से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके पूर्ति की जाती है। और समस्त पूर्ति को समस्त पूर्ति फलन या समस्त पूर्ति क्रिया या समग्र पूर्ति फलन कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, चाहे वो उपभोग वस्तुओं के लिए हो, चाहे वो विनियोग वस्तुओं के लिए हो, चाहे वो खाने पीने की वस्तुओं के लिए की पूर्ति हो और चाहे कल पुर्जों की या मशीनरी की पूर्ति हो, संपूर्ण पूर्ति ही संपूर्ण पूर्ति फलन कहलाती है। और ये दोनों ही जो है मिलकर प्रभावपूर्ण मांग को तय करते हैं। यद्यपि यहाँ पे ये किंज कहते हैं कि अल्पकाल में और मंदी काल में समग्र पूर्ति फलन स्थिर रहता है, क्योंकि पूर्ति यानी उत्पादन करके की जाती है, उत्पादन सेक्टर द्वारा की जाती है। उत्पादन जब किया जाता है तो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि लाभ से प्रेरित होते हैं। तो कीन्स का ये मानना है कि उत्पादक को जब तक लाभ प्राप्त नहीं होता है तब तक वह उत्पादन नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है, ये हमने मार्शल के सिद्धांतों में पढ़ा है और व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में भी हमने पढ़ा है कि उत्पादक तब तक उत्पादन जारी रखता है जब तक कि उसका शट डाउन पॉइंट नहीं आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट तक वो उत्पादन जारी रखता है। अर्थात उत्पादक को यदि वो अल्पकाल है तो उसमें स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों का, कम से कम परिवर्तनशील साधनों का के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो प्लस स्थिर साधनों का कुछ हिस्सा भी यदि उसको प्राप्त होता रहता है तब तक वो उत्पादन जारी रखता है, क्योंकि उसको बाजार में बना रहना पड़ता है, बना रहने के लिए वो उत्पादन जारी रखता है। यानी कि उत्पादन तब तक उत्पादक करता रहता है जब तक कि उसके खर्चे के बराबर आय प्राप्त होती रहे। तो रनिंग जो खर्चा होता है तब तक आय प्राप्त होती है, तब तक भी उत्पादक उत्पादन जारी रखता है। लेकिन मंदी के दौर में जो परिवर्तनशील साधन हैं उसके बराबर भी आय होना मुश्किल हो जाती है। इस कारण से उत्पादक उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं या उत्पादन को कम कर रहे होते हैं या उत्पादन को बंद कर रहे होते हैं। इसलिए मंदी के दौर में अल्पकाल में ASF है वो एक बिंदु पर जाकर स्थिर हो जाता है। और इसको हम चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं, और चित्र इस प्रकार से है। ये चित्र है आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इसमें ADF और ASF यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को यहाँ पे AD कर्व के द्वारा दिखाया गया है, जो कि ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, और ASF को AS के रूप में दिखाया गया है, AS वक्र के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, टच करते हैं, बराबर होते हैं, वह बिंदु संतुलन का बिंदु होता है। उस बिंदु पर ही जो कि E बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जो E बिंदु है ये बिंदु संतुलन का बिंदु है। जब वह समग्र मांग फलन समग्र पूर्ति फलन को काटता है या दोनों बराबर होते हैं, अर्थात समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन दोनों जहां पर बराबर होते हैं वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। यद्यपि इसमें ये जो AD है वो
पहले ई बिंदु पर दिखाया गया है और ई बिंदु पर जो रोजगार का स्तर है यह पूर्ण रोजगार की स्थिति को नहीं दर्शाता है। और इससे पूर्व एक स्थिति और दिखाई गई है जिसमें आर और सी जो गैप है वो दिखाया गया है और एल बिंदु है वो रोजगार का स्तर है। और इसमें ये दिखाया गया है कि डिमांड फंक्शन जो है वो ऊपर है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से आर सी के बराबर ऊपर है। अर्थात यहाँ पर गुंजाइश है कि और आगे बढ़ा जाए और अधिक रोजगार और अधिक उत्पादन किया जाए जिससे रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। और वो एल तक जो यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है वो है आपको यहाँ तक हम देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बिंदु है जिससे हम कह सकते हैं कि रोजगार का स्तर बढ़ाया जा सकता है। अर्थात प्रभावपूर्ण मांग को यदि बढ़ाना है तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन E1 बिंदु तक बढ़ रहा होता है, उसके बाद एकदम स्ट्रेट हो जाता है और वर्टिकल हो जाता है, तो तब तक एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात मांग को बढ़ाकर E1 बिंदु तक लाया जा सकता है जिससे रोजगार के स्तर में वृद्धि हो सकती है। और इस चित्र के अनुसार इन परिस्थितियों में जो नेक्स्ट बिंदु है, लास्ट बिंदु L2, यही बिंदु वह बिंदु है जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को दर्शाता है। अर्थात एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को E से E1 बिंदु तक बढ़ाकर उत्पादन के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है और रोजगार के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। अर्थात AS जो ASF का वक्र है वह E1 पर जाकर स्ट्रेट वर्टिकल हो जाता है, तब तक एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सकता है और यह रोजगार की स्थिति को पूर्ण रोजगार की स्थिति बताता है। लेकिन किंज कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति वास्तव में बहुत दुर्लभ देखी जाती है, बहुत कम देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति देखना बहुत रेयर केस है, इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं आती है। सदैव अल्प रोजगार की स्थिति रहती है या फिर पूर्ण रोजगार से थोड़ी कम रोजगार की स्थिति सदैव अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। लेकिन यदि हम इस चित्र के अनुसार देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग को E से E1 बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है और रोजगार के स्तर को जो L0 है इससे L2 तक बढ़ाया जा सकता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर, जैसा कि AD1 वक्र जो है आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन दोनों मिलकर प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करते हैं और मंदी काल में जब स्थिर हो जाता है तो एग्रीगेट फंक्शन को एक सीमा तक बढ़ाकर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है जिससे रोजगार, आय और उत्पादन बढ़ेंगे और जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। यद्यपि इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हम इस ई लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।